नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं लेकर आज एक बढ़िया शानदार लाजवाब टॉपिक, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7वां संविधान संशोधन 1956। आज की क्लास में हम जानेंगे 7वां संविधान संशोधन क्यों किया गया, इसके करने के क्या रीजन थे, क्या आधार थे और इसका परिणाम क्या निकला, सब कुछ जानेंगे आज के सेशन में। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरी वीडियो को देखिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और इसी तरह से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी क्वेश्चन मेरे साथ पूछ सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं, बट फिर भी आइएगा बात करते हैं 7वें संविधान संशोधन के बारे में। 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था, हम इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक बातें जान लें। परिचय, जब 1956 में यह संशोधन किया गया तो उस समय हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय कौन थे, जानना बहुत जरूरी है। बाबू राजेंद्र प्रसाद उस समय देश के क्या थे, राष्ट्रपति थे। अर्थात हस्ताक्षर किसके किए गए होंगे 7वें संविधान संशोधन में, राष्ट्रपति हमारे यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी। और इस समय तत्काल हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, आपका नाम था पंडित जी जवाहर जी लाल जी नेहरू, यानी कि पीटी नेहरू जी भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। 7वीं बार संविधान में संशोधन किया गया और बहुत सारी चीजें चेंज की गई। इतना ही नहीं, चेंज का अर्थ यह है कि भारत के नक्शे में भी परिवर्तन किया गया, भारत के राज्यों के डिजाइन में परिवर्तन किया गया और एक भारत को नई पहचान और एक नया दृश्य भारत में देखने को मिलता है। इसके बारे में हम जानेंगे, इसके इतिहास से, कि आखिर यह प्रक्रिया जो शुरू हुई, यह प्रक्रिया शुरू कैसे हुई। कहानी को थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। दरअसल हमारे देश में कहते हैं कि 1800 ईस्वी पहले से ही इस चर्चा में इस मांग का उठना लाजमी था कि अंग्रेजों के जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, वह भाषा के आधार पर नहीं थे। लोग चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। मांग चलती रही और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस मांग को और ज्यादा तीव्र गति से करना शुरू किया गया कि हमें भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। और जब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात आई तो सरकार ने तुरंत यस्केधर कमीशन का गठन कर दिया। जून 1948 में गठन किया गया यस्केधर कमीशन का, और यस्केधर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद है, भाषा नहीं है। हम सब ने मिलकर भारत की लड़ाई लड़ी है। जब तक इसकी रिपोर्ट आती, पूरे देश में आंदोलन बहुत तीव्र गति से उठने लगे। तो इस चीज को शांत करने के लिए तुरंत बनाई गई 1948 में ही जेवीपी समिति यानी कि जेवीपी कमेटी का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इस कमेटी का गठन भी हुआ 1948 में और इसने भी मना कर दिया भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं होगा। आपने जरूर सुना होगा कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की, पोटी श्री रामुलु, और इनका निधन हो गया। जब इनका निधन हुआ तो आनन फानन 1953 में एक भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1953 में बना और साथ ही साथ एक और काम किया गया। एक तो काम आंध्र प्रदेश का गठन और एक दूसरा काम किया गया, फजल अली कमीशन का भी गठन कर दिया गया, फजल अली आयोग का भी गठन कर दिया गया। फजल अली जी के साथ यहां पर दो लोग और थे, पाणिकर जी और कंजारू जी। तीन लोगों को मिलाकर इस समिति या इस कमीशन ने, फजल अली आयोग ने रिकमेंड किया और इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। दरअसल अगर हम 1950 में देखें तो हमारे पास जो राज्य थे वह 4 प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के राज्य थे? 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। आज हमारे देश में 2 प्रकार के राज्य हैं, एक है आपका राज्य और एक है केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले ये 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। उनमें से जो एक थे भाग नंबर का वाले राज्य। दरअसल पढ़ने के क्रम में हम इन्हें कहते हैं कि संविधान के भाग नंबर 6 में भाग का वाले राज्य थे। और भाग का वाले जो राज्य थे इनको कहा जाता था गवर्नर के प्रांत, यानी कि यहां आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरी तरह से शासन हुआ करता था।
इन राज्यों में बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ पंजाब, पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा ऐसे प्रांत थे। लेकिन आजादी के बाद हमने इन सभी राज्यों को संविधान के भाग नंबर 6 में और नाम दिया का वाले राज्य। इनको का वाले राज्य कहा जाता था। कब तक? 1950 से लेकर 1956 तक कहा जाता था। इसी तरह से हमारे पास थे बी वाले राज्य और इन्हें हमने संविधान के भाग नंबर 7 में नाम था बी वाले राज्य। और यहां पर आपके कौन थे? प्रिंसली स्टेट वाले राज्य थे, जहां देसी रियासतें शासन करती थी और इन्हीं को हमने भाग नंबर 7 में रखा। नाम क्या थे इनके? जैसे पटियाला, जैसे पूर्वी पंजाब, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर, कोचीन, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र शामिल थे। मराठावाला, ये आपके देसी रियासत थे। तो 2 प्रकार के राज्य हो गए। और एक तीसरे प्रकार के राज्य थे जिन्हें हमने संविधान के भाग नंबर 8 और नाम था सी वाले राज्य। यहां चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, जैसे आमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश। ये सभी क्षेत्र किसमें शामिल थे? 7 नंबर वाले भाग में। मतलब कि अलग अलग नाम दिए गए थे। और एक अंत में थे अंडमान निकोबार, जो कि आपका भाग नंबर 8 में था, सॉरी संविधान के भाग नंबर 9 में था और इसका नाम था अंडमान निकोबार, जहां उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। तो कुल मिलाके अगर हम कंडीशन स्थिति को देखें तो हमारे पास एक संविधान में है भाग नंबर 6, एक है संविधान में भाग नंबर 7 और एक है संविधान में भाग नंबर 8 और एक है संविधान में भाग नंबर 9। और इन्हीं का नाम था खंडका वाले राज्य, खंडखा वाले राज्य, खंडगा वाले राज्य और खंडघा वाले राज्य। इन्हीं के नाम थे। अब 7वां संविधान संशोधन किया गया तो बहुत सारे नए आर्टिकल पूरे संविधान में जोड़े गए और इनमें भी परिवर्तन किया गया। कैसे परिवर्तन किया गया, क्या क्या चीजें जोड़ी गई, आप सबको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइएगा, इसका परिणाम क्या हुआ? जब 7वां संविधान संशोधन किया गया तो इसका सबसे प्रमुख परिणाम क्या हुआ वो आपको जानना जरूरी है। आइएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और वही बात फिर से हमें लिखनी पड़ेगी। संविधान में भाग नंबर 6 और संविधान में भाग नंबर 7 और संविधान का भाग नंबर 8 और संविधान का भाग नंबर 9। चेंज क्या किया गया? संशोधन के पश्चात, जब संशोधन कर दिया गया तो संशोधन के पश्चात इन दोनों को जोड़ दिया गया और इन दोनों को जोड़ दिया गया। इन्हें नाम दिया गया राज्य। क्या नाम दिया गया? राज्य। और इन दोनों को जोड़कर नाम दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। क्या नाम दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। पहले इनकी संख्या आपने देखा कितने कितने राज्य थे, किसी में 9, किसी में 10, किसी में 9 और किसी में 1 था। बट अभी क्या किया गया? 6 और 7 को जोड़ दिया गया, 8 और 9 को जोड़ दिया गया। अब जब जोड़ा गया तो इन्हें हमने संविधान के नए भाग में स्थान दिया। राज्यों को हमने संविधान के भाग नंबर 6 में और केंद्र शासित प्रदेश को संविधान के भाग नंबर 8 में स्थान दे दिया। इसके साथ इनको नाम हो गया राज्य, इनका नाम केंद्र शासित प्रदेश और इनकी संख्या थी 14 राज्य। कितने बनाए गए? 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। तो फिर क्वेश्चन ये कि 7वां और 9वां क्या किया गया? तो मेरे दोस्त 7वां भाग संविधान से हटा दिया गया, 9वां भाग संविधान से हटा दिया गया। आज भी 7वां भाग संविधान में नहीं है, बट 9वें भाग में बाद में 1992 में ग्राम पंचायत जोड़ दिया गया, तो अभी तो इसका नाम बदल गया। तो परिणाम जो आपको सबसे बड़ा देखने के लिए मिलता है, जो इतने सारे राज्य थे उनके सबके नाम वगैरह बदल के इस प्रकार से चेंजेस कर दिए गए। आपके जो राज्य नए बने 14 राज्य, उनके नाम मैं एक बार पढ़ देता हूं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये आपके 14 राज्य थे। और इसके अलावा आपके केंद्र शासित प्रदेश जो थे उनमें से एक था लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमरदीव, ये सब एक ही हैं, अलग नहीं है। और इसके अलावा अगला था अंडमान निकोबार और एक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल थे। 1, 2, 3, 4 ये अंडमान निकोबार वाला, 5 और बाकी का ये पूरा 1 था।
ये वाला, ये बड़ा वाला लक्षद्वीप जिसे आप अभी कहते हो। हालांकि आज की अगर हम कंडीशन देखें, ये तो तब की कंडीशन थी। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, और आज की मैं तारीख आपको बता दूं कि ताकि हो सकता है 1-2 महीने 1-2 साल के बाद चेंजेस हो जाएं, तो ये कंडीशन है 2023 जुलाई महीने की। वर्तमान में 28 राज्य हैं और साथ ही साथ 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में मौजूद हैं। सरकार का कुछ कहा नहीं जा सकता, कब बदल दे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। 7वें संविधान संशोधन से केवल इतना ही परिवर्तन नहीं हुआ, और भी बहुत सारी चीजें जोड़ी गई और हटाई गई। आइएगा उन पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। चलिएगा, पहली बात तो संविधान के अनुच्छेद 1 में परिवर्तन किया गया। आज आप अनुच्छेद 1 क्या पढ़ते हो? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। यहां पे शब्द क्या लिखा गया? राज्य शब्द लिखा गया। पहले क्या हुआ करता था? पहले इसमें शब्द जो राज्य शब्द का जब प्रयोग होता था तो वहां 2 प्रकार के राज्य लिखे जाते थे, एक में का और खा आते थे और एक में गा और घा आते थे। तो इन सब को जोड़कर शब्द यूज कर लिया गया, राज्यों का संघ होगा। एबीसीडी वाला काम यहां से हटा दिया गया। साथ ही साथ आप यहां पर यह भी समझ लीजिएगा कि अनुसूची में जो इनकी चर्चा की गई थी, अनुसूची 1 में भी नए प्रकार से इनकी डिजाइन बनाई गई। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 153 आज आप क्या पढ़ते हो? राज्यपाल की नियुक्ति। यहां पर राज्यपाल के पद की बात है, नियुक्ति तो 155 में है। यहां पर आर्टिकल नंबर 153 में साफ साफ कहा गया कि कोई एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा, श्री राम नाईक जी क्या थे? यूपी और बिहार दोनों के एक साथ राज्यपाल थे। जब श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने के लिए चले आए तो जो श्री राम नाईक जी थे उनको यूपी और बिहार दोनों का राज्यपाल बना दिया गया था। तो ये आर्टिकल 153 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 171 आपने सुना होगा, विधान परिषद की संरचना के बारे में है कि विधान परिषद के कितने एमएलसी होंगे। यहां 171 में कहा गया कि जो हमारे राज्यों की विधान परिषद में एमएलसी होंगे, इनकी मैक्सिमम संख्या विधानसभा का 1/3 यानी कि 33% से ज्यादा नहीं होगी। किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद बनाया जाएगा तो उसके विधायकों की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी? 33% ऑफ विधानसभा, और मिनिमम तो आपको पता ही 40 कम से कम होनी चाहिए। बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 33% वाला जोड़ा गया, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा संविधान में आर्टिकल नंबर 216 जोड़ा गया, था तो पहले से ही। बट यहां पर जो एक नया परिवर्तन किया गया वो ये परिवर्तन किया गया कि राष्ट्रपति के पास पावर होगी संख्या निर्धारित करने की। राष्ट्रपति हाई कोर्ट की संख्या निर्धारित करेगा, मतलब हाई कोर्ट में जजों की संख्या तय करेगा कि कितने जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या संसद तय करती है, बट किसी भी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के गठन का आर्टिकल है 216 गठन का, मतलब हाई कोर्ट कैसे बनेगा? तो हाई कोर्ट में उतने ही जज होंगे जितने जजों की संख्या को कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। इसके बाद आर्टिकल नंबर आपका आता है 222। 222 में क्या कहा गया कि आपके जो हाई कोर्ट के जज हैं, इनका अगर स्थानांतरण या इनका अंतरण किया जाएगा तो अंतरण करने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस राष्ट्रपति दोनों मिलकर करेंगे। कहने का मतलब यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछने के पश्चात ही किसी एक राज्य के हाई कोर्ट के जज का एक जगह से दूसरे हाई कोर्ट में उसको भेजा जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। यह पावर भी यहीं पर दे दी गई थी। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 231। आर्टिकल नंबर 231 कहता है कि एक ही हाई कोर्ट, एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2+ राज्यों का हो सकता है, राज्यों का हो सकता है। अगर मैं इसे अपनी आम बोलचाल की भाषा में बताऊं तो यहां पर यह कहना चाह रहा है कि
जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, हरियाणा का भी है, चंडीगढ़ का भी है और साथ ही साथ पंजाब का भी है। तो एक ही हाई कोर्ट कई क्षेत्रों को कवर कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यह प्रोविजन भी आर्टिकल नंबर आपका 231 भी, जो चेंजेस, ये सब आर्टिकल पहले से थे बट इन्हीं में कुछ शब्द और जोड़ दिए गए और जोड़ने के पश्चात ये आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। तो ये तो आपके संशोधन रहे। संशोधन के अलावा शामिल किए गए कुछ नए आर्टिकल हमारे 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखो, जहां कहीं भी ए लिखा है इसका मतलब है कि भैया ये आर्टिकल पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और यहां पर हमने इस चीज को आगे ऐड किया। आर्टिकल नंबर 258 कहता है कि, क्या कहता है समझिएगा, राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति के बाद, केंद्र सरकार की सहमति के साथ, केंद्र सरकार की सहमति के साथ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या कर सकती है, विस्तार कर सकता है। इसमें एक बात यह भी जोड़ी गई कि चाहे शर्त लगा के उसकी पावर को बढ़ाए या बिना शर्त के पावर को बढ़ा दे, केंद्र सरकार से बात करें और बात करके अपने राज्य की जो कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, जो कानूनों को लागू करता है। कानूनों को लागू कौन करता है, तो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री, गवर्नर और इनकी अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये कानूनों को लागू करते हैं। वही बात यहां पे कही गई कि राज्यपाल केंद्र सरकार से पूछे और केंद्र सरकार की सहमति के पश्चात अपने राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकती है। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है, चाहे तो ना लगाए। यह बात भी आपका नया आर्टिकल शामिल किया गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक और चीज शामिल की गई 290 में शब्द क्या यहां पे कहा गया कि आपके देश में एक जगह है केरल, केरल में बहुत सारे मंदिर हैं। अब इन मंदिरों के रख रखाव की जिम्मेदारी किसको दी जाए, क्योंकि हमारे संविधान में किसी भी धार्मिक स्थल के बारे में ऐसा कुछ विशेष प्रावधान नहीं है कि उनकी सुरक्षा वगैरह कुछ हो। हां, आर्टिकल नंबर 49 में जरूर कहा गया इमारतों की संरक्षण के लिए। तो इसी बात को यहां पर 290 में कहा गया, केरल के जो मंदिर हैं इनकी सुरक्षा के उपबंध किए जाएं और यह सुरक्षा के उपबंध केरल सरकार का जो बजट बनेगा उसमें भी शामिल किया जाएगा। 46 लाख रुपए की बात यहां पे की गई, लेकिन यह शुरुआत में था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1968 में तमिलनाडु के मंदिरों को भी इसी में शामिल कर लिया गया कि भैया अगर आपके राज्य में कुछ मंदिर हैं तो उनके लिए आपको कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। भैया मंदिर बचे रहेंगे, क्योंकि मंदिर केरल और तमिलनाडु में तो ढेर सारे मंदिर हैं, मंदिर ही मंदिर हैं। तो इस वजह से इन दो राज्यों में, पहले तो केरल का था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, बट 1968 में तमिलनाडु के मंदिरों को भी शामिल कर लिया गया कि भैया यहां के मंदिरों की भी संरक्षा सुरक्षा के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकार अपने पैसे से करेगी। तो ये बातें थी जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके हमारे संविधान में शामिल की गई। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजन हैं जो इसमें शामिल किए गए, बट कोई बात नहीं। हां, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल 60 से बढ़ाकर 62 किया गया था। अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 217 तो वहां पर आपको यह मिल जाएगा कि हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल कितने दिन का, 60 की जगह 62 साल। इसमें नहीं लिखा है बट मैं पीछे लिख देता हूं एक जगह पर, हाई कोर्ट के जजों का जो कार्यकाल होगा उसकी एज यहां पर बताई गई कितने साल, 62 साल। एक और प्रोविजन मुझे याद आ रहा, मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि ऐसा नियम है, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज भारत में कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकता। पहले यह नियम था कि हाई कोर्ट का जज भी रिटायरमेंट के बाद कहीं भी वकालत नहीं करेगा। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि अगर कोई हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज है तो वह सुप्रीम कोर्ट में वकालत प्रैक्टिस कर सकता है। इसी के साथ मुझे आज की क्लास के लिए दीजिएगा आज्ञा। हां, फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक, एक नए सेक्शन के साथ आप सब लोगों के साथ। बस इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। टाटा बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।